नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार और मैं हाजिर हूं आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैंने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल AMRS से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया हुआ है और उसी क्रम में आज का अगला भाग है। दोस्तों, यदि आपने अब से पहले के भागों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन भागों को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने MCQ संबंधित सीरीज को आगे बढ़ाया है और उसमें आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हमने इतिहास से संबंधित 10 प्रश्नों को लिया है एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को भी लिया है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल था ऑप्शन ए 3250 से 2750 तक, ऑप्शन बी 3350 से 2750 तक, ऑप्शन सी 3250 से 2400 तक या ऑप्शन डी 3200 से 2650 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3250 से 2750 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक सभ्यता का काल था। ऑप्शन ए 2500 बीसी से 600 बीसी, ऑप्शन बी 2600 बीसी से 600 बीसी, ऑप्शन सी 2700 बीसी से 600 बीसी, ऑप्शन डी 2800 बीसी से 600 बीसी। बताइए क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, इसका ऑप्शन होगा ए। बीसी से 420 बीसी, ऑप्शन सी 600 बीसी से 520 बीसी या ऑप्शन डी 700 बीसी से 320 बीसी। अपना आंसर दीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 620 बीसी से 320 बीसी। चलते हैं अगले आंसर की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लेटर इंदु पीरियड का काल है। ऑप्शन ए 320 बीसी से 1200 एडी, ऑप्शन बी 420 बीसी से 1200 एडी, ऑप्शन सी 1520 सॉरी 520 बीसी से 1200 एडी या ऑप्शन डी 320 बीसी से 1300 एडी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 320 बीसी से 1200 एडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम पीरियड का काल है 1200 एडी से 1875 एडी, ऑप्शन बी 1200 एडी से 1875 एडी, ऑप्शन सी 1200 एडी से 1875 एडी या ऑप्शन डी 1200 एडी से 1875 एडी। जल्दी अपना आंसर दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1200 एडी से 1875 एडी। चलते हैं अगले आंसर की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश पीरियड का काल था। ऑप्शन ए 1947 तक, ऑप्शन बी 1948 तक, ऑप्शन सी 1949 तक या ऑप्शन डी 1957 तक। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1947 तक। नोट, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट 1947 के बाद से अब तक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में किन चार वर्णों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र या ऑप्शन ई सभी।
जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। वैदिक पीरियड में काया साधना के बारे में बताया गया है, योगासन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, वैदिक पीरियड में गुरुकुल एजुकेशन प्रणाली का भाग था, और वैदिक काल में ही चैरिट रेस हुआ करती थी। चैरिट रेस हिंदी में रथ दौड़ को कहते हैं। हिस्टोरिकल एज में रामायण और महाभारत का वर्णन किया गया है। इसी समय में रथ दौड़, तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, दोस्तों ये घुड़सवारी है, शिकार करना, आखेट खेलना, गायन एवं वादन आदि प्रमुख थे। दोस्तों, चतुरंग शतरंज का ही अन्य नाम था। वहीं महाभारत काल में भीम एक अच्छे गदाधर थे, युद्ध लड़ने वाले थे। अर्जुन तीरंदाज थे। वहीं हनुमान, जामवंत, जरासंध ये अच्छे रेसलर थे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। गुल्ली डंडा खेला जाता था। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी रामायण, या ऑप्शन डी वैदिक पीरियड। आंसर दें अपना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुल्ली डंडा महाभारत से ही प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किन्सियोलॉजी के जनक हैं। ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी मैगस्थनीज, ऑप्शन सी बोरेली, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एरिस्टोटल। आपको जानकारी के लिए बता दूं, एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। हु इज नोन एज फादर ऑफ आइडलिज्म। ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी रूसो। अपना आंसर दें। इसका सही आंसर है एरिस्टोटल। दोस्तों, वैसे तो ये प्रश्न विवादात्मक है, क्योंकि यूपी में इसका सही आंसर प्लेटो माना जाता है, वहीं अन्य राज्यों में इसका सही आंसर एरिस्टोटल माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है, इसमें ऑप्शन है ए कंपाउंड फ्रैक्चर, ऑप्शन बी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ऑप्शन सी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, या ऑप्शन डी ऑल। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल। चलो आपको कुछ अन्य जानकारी मैं दे देता हूँ, इनको पॉइंट वाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है। पहला है हमारे फ्रैक्चर के प्रकार। इसमें पहला फ्रैक्चर है दोस्तों ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में हमारी हड्डी पूर्णतया नहीं टूटती है, इसमें हल्का सा बाल आ जाता है। वहीं कई बार हमें हल्की सी इसमें दरार भी देखने को मिलती है। चलते हैं अगले फ्रैक्चर की तरफ। अगला फ्रैक्चर है सिंपल फ्रैक्चर। दोस्तों, सिंपल फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें हड्डी टूटकर शरीर के त्वचा को फाड़ती हुई शरीर से बाहर आ जाती है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। मित्रों, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में हड्डी जब टूटती है तो वह हॉरिजॉन्टल टाइप में टूटती है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है ऑब्लिक फ्रैक्चर। दोस्तों, ऑब्लिक फ्रैक्चर, इसमें हड्डी साइड से इस प्रकार टूटती है, जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। मेरे माउस के कर्सर को देखिए आप। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। दोस्तों,
इसे बटरफ्लाई फ्रैक्चर भी कहते हैं। कम्यूटेड फ्रैक्चर जहाँ से हड्डी टूटती है वहाँ से यह कई भागों में टूट जाती है, इसे कम्यूटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कंपाउंड फ्रैक्चर। दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर जब होता है तब हड्डी ओब्लिक टाइप में टूटकर शरीर से बाहर आ जाती है। अगला पॉइंट है स्पाइरल फ्रैक्चर। दोस्तों स्पाइरल फ्रैक्चर जब होता है तब इसमें हड्डी ट्विस्ट हो जाती है और गोल गोल घूम जाती है, इसे स्पाइरल फ्रैक्चर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर तब होता है जब शरीर की अस्थियां टूटने के बाद शरीर के महत्वपूर्ण मांसपेशियों या अंगों में घुस जाती हैं, इसे हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है एनाटॉमिकल संबंधी शब्द। जी हाँ, एनाटॉमिकल संबंधी जानकारी देने से मैं पहले आपको बता दूं कि एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें हमारा फेस सामने की तरफ और स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, इसमें हमारे हाथ की हथेलियां भी सामने की तरफ होती हैं। इसमें पहला हमारा पॉइंट है क्रेनियल और कैडुअल। दोस्तों क्रेनियल का इसमें अर्थ होता है हमारे सिर के भाग की तरफ का, जैसे हम इसे प्रॉक्सिमल पार्ट भी कह सकते हैं। और कैडुअल होता है नीचे पैरों की तरफ का। अगला पॉइंट है वेंट्रल डोर्सल। तो दोस्तों वेंट्रल डोर्सल पार्ट हमारे शरीर के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को कहा जाता है। जो वेंट्रल है इसे एंटीरियर पार्ट और डोर्सल को पोस्टीरियर पार्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्रोक्सिमल डिस्टल। दोस्तों प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट यह प्रोक्सिमल में हम शरीर के दिल के पास की दूरी से लिया जाता है, वहीं डिस्टल शरीर के दिल से दूर वाले भाग को डिस्टल कहा जाता है। लैटरल और मीडियल। दोस्तों शरीर के साइड वाले भाग को लैटरल कहा जाता है और शरीर के मध्य वाले भाग को मीडियल कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है फ्लेक्शन। दोस्तों दो संधियों के बीच के कोण के कम होने को फ्लेक्शन कहा जाता है। वहीं दो अस्थियों के बीच कोण को अधिक होने को एक्सटेंशन कहा जाता है। वहीं हाइपर एक्सटेंशन तब कहा जाता है जब दो अस्थियों के बीच कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाता है। अगला पॉइंट है अडक्शन। दोस्तों अडक्शन तब होता है जब कोई भी अस्थि या संधियां शरीर के मध्य पार्ट की तरफ आते हैं तो उसे अडक्शन कहा जाता है। वहीं अबडक्शन उसे कहा जाता है जब कोई भी अस्थियां या शरीर का भाग शरीर के मध्य बिंदु से दूर की तरफ जाता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोनेशन और सुपाइनेशन। दोस्तों प्रोनेशन प्रोन शब्द से बना है, जिसमें हमारे शरीर का ट्रंक या फिर उदर या पेट वाला भाग नीचे धरती की तरफ होता है और हमारा सर भी नीचे की तरफ होता है, इसे प्रोन पोजीशन कहते हैं। वहीं सुपाइन पोजीशन में हमारी जो स्पाइन है वह धरती की तरफ होती है, यानी कि कमर के बल। प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोटेक्शन में शरीर के अंग को आगे की तरफ लाया जाता है, वहीं रिट्रैक्शन में शरीर के अंग को पीछे की तरफ लाया जाता है। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हमारे कंधे में भी देखने को मिलता है और मैंडिबल बोन में भी देखने को मिलता है। एलिवेशन और डिप्रेशन। दोस्तों एलिवेशन का अर्थ होता है ऊपर की तरफ उठाना, वहीं डिप्रेशन का अर्थ होता है नीचे की तरफ लाना। एलिवेशन और डिप्रेशन हमारे शोल्डर में और मैंडिबल जॉ में देखने को मिलता है। अगला है पॉइंट रोटेशन।
दोस्तों, रोटेशन किसी भी चीज़ को उसके एक्सिस पर घुमाने को कहते हैं। दोस्तों, यह थे हमारे आज के महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि आपको हमारे आज के पॉइंट पसंद आए हैं और आप मेरी मेहनत से खुश हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप उसे कमेंट में हमें बता सकते हैं, और यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसे आप क्षमा कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो, और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से संबंधित हम रोज़ एक वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो में नीचे दे दिया है। आप हमारे चैनल को वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो से संबंधित इसकी पीडीएफ को आप चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।